खुदा का वास्ता है पढ़ लो प्लीज। हर बच्चे को छोटे होते से 4 से 5 ख्वाब, यूट्यूबर बनना, इन्फ्लुएंसर बनना, पायलट बनना, आर्मी में जाना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, मुल्क से बाहर जाना। इन 7 के अलावा किसी बच्चे को कोई शऊर नहीं है कि हमने क्या करना है। जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ना है। मैंने एक जगह पढ़ा था, जो आपको आता है ना वो आपकी जान बचाता है। रजब भट्ट लोगों का बड़ा फेवरेट। कुछ दिन पहले इंटरव्यू मुझे किसी ने शेयर किया, तो बात जो थी वो मेरे लिए बड़ा पिकअप पॉइंट थी। उसने उससे पूछा कि अगर आपको कोई चीज करनी पड़े या आप किसी चीज को रिग्रेट करते हो कि मैंने जिंदगी में नहीं किया, तो आप क्या करोगे? उसने कहा मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना चाहूंगा, अपनी डिग्री करना चाहूंगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत चेंज हो गया। पहले जो था वो सिर्फ CSS था, इंजीनियरिंग थी, मेडिकल था, और यहाँ फिर जो बच्चे बचते थे वो CSS करने लग जाते थे। इतने बल्क में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर लिए, उतनी हमारे पास जॉब्स भी नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं एंड वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट, जिसमें आज जो मेरी गेस्ट है ना वो बड़ी एक डिफरेंट फील्ड को डिस्कस करने आई हैं हमारे साथ। हमें बड़ी चीज़ें आज बता के सिखा के जाएंगी और मैं चाहती हूँ कि वो अपना इंट्रोडक्शन जो है ना वो खुद ही से दें कि वो क्या क्या करती हैं, क्योंकि मैं तो बड़ा उनसे इम्प्रेस हुई हूँ। आई वांट कि आप भी इम्प्रेस हो और प्लीज़ सड़ा ना करें, डिप्रेस ना होइएगा उनसे। वेलकम करते हैं हनिया इलियास का। अस्सलाम वालेकुम हनिया, कैसी हैं अस्सलाम आप? वालेकुम, कैसी हैं ज़ैनब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लगता है सारा दिन काम कर करके थक चुकी हैं अब तक। कह सकते हैं लेकिन नहीं, ऐसा कुछ इतना ज़्यादा है नहीं। वेल, आपने कहा कि अपना इंट्रोडक्शन मैं खुद यस करवाऊँ, प्लीज तो इंट्रोडक्शन दे। okay. By profession, I am a researcher and a social media manager of a think tank of a private university. I will not name that. श्योर। ठीक है. Secondly, I am also a visiting faculty in a private university. So I think it is more enough और than दोनों that. राइवल यूनिवर्सिटीज है। मजे की बात ये है, कि कैमरे पे हम नाम नहीं बता रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन वो राइवल है दोनों। सही है। exactly. Well, you know what you know. So, यस। so yes, this is a sort of. लेकिन आपने अंदर ये नहीं बताया कि आप पेंट भी करती हैं, आप कैनवस पे भी चीजें बनाती हैं हाँ, अपनी। मैं पब्लिसाइज नहीं करती बिकॉज दैट ओके इज श्योर। सॉर्ट चलो ऑफ. सही है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब भी हम पढ़ रहे होते हैं ना, कभी भी कोई भी बच्चा रिसर्च नहीं करना चाहता। जब भी ग्रुप्स बनते हैं ना, तब सबसे पहले यार प्लीज तुम कर दो, यार प्लीज तुम कर दो, इवन मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा, खिला दूंगी, मैं ये कर देंगे, रिसर्च तुम कर दो, मुझे नहीं करना। तो आप रिसर्चर ही बन गई। हाँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चनिंग बहुत पसंद है, और बहुत सारे ओके। लोग जो मुझे बहुत करीब से जानते हैं ना, उन्हें मेरे क्वेश्चन से बहुत मसला होता है. सो आप यानी वो बच्चा थी जो क्लास में क्वेश्चन करता था और सारी क्लास को गुस्सा एक्चुअली, आता था उस हाँ, पर। क्लास में सिर्फ क्वेश्चन नहीं करता था. मेरे जो टीचर्स मुझे देख रहे हैं अभी, वो उन्हें आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, और हाँ। जो मेरे फ्रेंड्स और कॉलीग्स हैं उनको भी ये बात का आइडिया है. सो बेसिकली सिर्फ क्लास में नहीं, मैं ओवरऑल मतलब अपनी सराउंडिंग में, अपनी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाला बच्चा थी. और देन इन दैट वे आई ग्रोन अप. सो आप जब कोई चीज़ टिक डाउन करनी होती है ना, आपने तो आपको चाहिए होता है आपके क्वेश्चंस, और ये बहुत सारी मुश्किल जो है आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी आसान कर दी. आप जो बात कर रही हैं कि बच्चे रिसर्च करना नहीं चाहते, तो मोस्ट प्रॉबेबली उनका ये बहुत बड़ा रीज़न है कि अभी वाली जो भी जनरेशन है, जिसको हम जेन जी जो है, यस राइट, तो उनका जो सबसे बड़ा इशू है वो ये भी है कि उन्हें एक रेडीमेड चीज़ मिल रही है, ट्रू। राइट. तो वो इतना किस वजह से वो जो है वो इतनी मेहनत करें या अपने आप को उस चीज़ के अंदर थकाएं कि वो रिसर्च करें और उस तरह से. तो दैट इज मुझे ट्रू। ऐसा लगता है कि शायद जहाँ पर इस चीज़ ने मुश्किल आसान करनी थी, वहाँ पर एक नई मुश्किल खड़ी भी कर दी है. ऐसे ही है, क्रिएटिविटी खत्म हो गई है। एग्जैक्टली. मैं उस दिन एक 10-11 साल की बच्ची है, मेरी कजिन है, उसको मैं देख रही थी। वो मुझे आगे से कह रही है कि ज़ैनब आपी मैंने ऐसे लिखना है। यू रिमेम्बर हमने ऐसे लिखना होता था। एग्जैक्टली. हम डिस्कशन मामा के साथ, मामा क्या लिखूं, मामा कौन सा टेंस यूज करूं। जाहिर है तब हम छोटे होते हैं, 4-5 में नहीं समझ आ रही होती क्या करें। वो आराम से बैठी है। मैंने कहा तुम लैपटॉप पे क्या करने लगी हो? अगर तुम ऐसे लिख रही हो तो लैपटॉप का क्या काम है? तो आगे से कह रही है स्मार्ट वर्क मैं चैट जीपीटी से लिखवाऊंगी। And I was like, तुम ऐसे खुद नहीं लिखोगी। She was like, मैं क्यों लिखूंगी खुद ऐसे? आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई। आपके जो हम टेंसेस सिखा रहे थे, चैट जीपीटी आपके जगह आके बोल नहीं सकता। इंग्लिश जब आपने बोलनी है, द प्रोनाउंसिएशन, जो आपके वर्ड्स यूज करने हैं, द वोकेबलरी यू हैव टू यूज, वो आपकी अपनी ही होगी। एग्जैक्टली. तो हम बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं इस
के इस ये बहुत प्रोसेस में? अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए। फ्यूचर पर्सपेक्टिव में ये बहुत ज़्यादा जो है मैं ये समझती हूँ कि ये इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन, बिकॉज आप देखें कि अभी जैसे आपने ऐसे की बात की, हमने एक एनिमल पे भी ऐसे लिखना होता था ना, तो आवर पेरेंट्स एंड टीचर यूज टू टेक अस टू जू, यस, राइट? हम वो एनिमल और देखते थे, हम उसको वो फील ऑब्जर्व करते थे, एग्जैक्टली। फील करते थे। सो तो अभी वो बच्चा तो सब फीलिंगलेस हो गया। नहीं हो, कहाँ है उसके अंदर फीलिंग? आप देखें उसकी हाँ, हर चीज़ रिमोट होती जा रही है ना, यस, वो हर चीज़ से वो नम है, दे आर नॉट फीलिंग एनीथिंग। ट्रू। तो वो चीज़ तो उसके अंदर आ ही नहीं रही। तो वो कैसे, मतलब आप देखें अभी आपने सिर्फ एक ऐसे की बात की है, और ऐसे एक बहुत छोटी चीज़ है हमारी पूरी की पूरी पर्सनालिटी ख़राब कर रहे हैं हम बच्चों की। माय मदर पे ऐसे एक दिन एक बच्चा मैं देख रही हूँ, वो चैट जीपीटी से लिखवा रहा है कि अपनी माँ पे जो ऐसे नहीं लिख सकता। आप देखें कि अगर एक माँ के लिए बंदा इमोशनलेस हो जाए, तो फिर उसकी कोई ज़िंदगी में कोई क्या ही उसने फील एग्जैक्टली। करना है? मतलब आई मीन क्या वो फील करेगा ना, वो किसी भी चीज़ को लेके। एजुकेशन और बाकी चीज़ें तो बहुत सेकेंडरी हो गई ना, यस, माँ से बढ़कर तो कुछ नहीं होता। राइट। तो बेसिकली हम वो फिर फीलिंग ही मिस आउट कर रहे हैं ना, उस हाँ, चीज को, और उस तरह से। और लॉगरिदम्स का आई थिंक कोई ताल्लुक नहीं है फीलिंग्स के साथ, यस, और वो उनके अंदर तो कोई फीलिंग्स है नहीं। फिर फीलिंग्स तो बहुत जो है ना जिसको कहते हैं ह्यूमनाइज सी चीज़ है, और वो ह्यूमन बींग्स के अंदर ही है। अगर हमने उसे यहीं से ख़त्म करके उसको बिल्कुल ही मशीनरी बना देना है, तो आई थिंक वी आर गोइंग ये टू वही बात है प्रोड्यूस ना, प्रॉम्प्ट मशीनरीज। हम क्या दे रहे हैं, कोई आंसर वो आ रहा है, इफ यू चेंज द प्रॉम्प्ट आंसर वुड चेंज। यस, और आपको पता है अभी जो प्रॉम्प्ट के अंदर भी आप देखें, वो कहते हैं कि इसको ह्यूमनाइज फॉर्म में लिखें। हाँ जी, ये भी एक नई चीज़ भी आ गई, ह्यूमनाइज एआई, इवन वो यहाँ तक ले आए हैं कि दैट्स ट्रू। अ, वो सारी अलार्मिंग ही है, ऑफ चीज़ें कोर्स, बिल्कुल। बंदा सिवाय दुख करने के और कुछ नहीं कह सकता इस सिचुएशन में। दैट इज वेरी राइट। अच्छा, प्लीज मुझे ये बताएं कि जो रिसर्च पे ही हम बात करें, मैं उसी पे स्टिक करना चाहूंगी। रिसर्च करना क्या आसान है, मुश्किल है, क्या हर बंदा कर सकता है? जो हमारे स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, उनके लिए ये कितना आसान या मुश्किल होता है? अच्छा ज़ैनब, मैं यहाँ पर ना एक बात करना चाहूँगी कि कोई भी काम, रिसर्च और अदर देन रिसर्च, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है, तो वो काम आसान होगा। ट्रू। अगर आप करना ही नहीं चाहते और आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो उससे ठीक है, मुश्किल कुछ तो नहीं उससे मुश्किल कुछ नहीं है और वो हो नहीं सकता। है। ठीक है, अब अगर एक इंसान को आप, लेट सपोज आप आप अगर हाथी को कहें कि वो पेड़ पर चढ़ जाए, तो वो तो नहीं हो सकेगा, दैट्स ट्रू। राइट? क्योंकि वो और तरह से, इवन एलिफेंट कैन स्विम, या, राइट? लेकिन वो डिफरेंट, दो डिफरेंट चीज़ें हैं ना यहाँ पर आ गई। तो वो चीज़ें थोड़ी सी उस तरह से हैं कि हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आई थिंक कि अगर आप रिसर्च मुझसे पूछेंगी तो आसान है, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर से पूछेंगी तो कोर्स उनके उसके लिए लिए तो मुश्किल मुश्किल है, है। राइट? अच्छा, जो तो रिसर्च हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, क्या उसमें हम रिलाई कर सकते हैं किसी डिजीज के लिए, किसी क्योर के लिए डिपेंड अच्छा, किया जा सकता है? पाकिस्तान हैज़ टैलेंट, ओह, राइट? दैट्स ट्रू। वो अलग बात है कि उसको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, उनको उतना उस तरह से प्लेटफॉर्म्स नहीं दिए जा रहे, चाहे वो रिसर्च सोशल साइंस हो, क्योंकि मेडिकल मेरी फील्ड नहीं है, मेरी फील्ड सोशल साइंसेस है। तो अगर मैं उसके ऊपर रिसर्च बेस्ड बात करूँ तो येस, लेकिन आप देखें कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल जो है ना वो है हमारे जो भी रिसर्च सेक्टर है उसके ऊपर, ठीक है। ऑल्दो मुझे, मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे और कुछ वो करने की ज़रूरत है, बिकॉज एवरीबडी नोज़ ना कि और उसका रीज़न शायद हमारी सिक्योरिटी है। हम हमारे सिक्योरिटी रीजंस हैं, हम उसकी वजह से उस तरह से नहीं, लेकिन हाँ बहुत इम्पैक्टफुल रिसर्च हो रही है, और आई थिंक ये फ्रूटफुल भी रहेगा ओके इन अनिया, फ्यूचर फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सपेक्टिव। टेल मी व्हाट इज सोशल साइंसेस की रिसर्च, उसमें खोता क्या है? अच्छा, बेसिकली उसमें ये होता है कि डिफरेंट इश्यूज होते हैं। आप देखें कि सोशल साइंसेज किन सब्जेक्ट के ऊपर बेस कर रहा है, राइट? हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं जी, सोशोलॉजी है, जेंडर स्टडीज़ हैं, आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, और इस तरह से डिफरेंट फील्ड्स हैं, लिटरेचर इवन इन, अभी तो वो उसको थोड़ा सा अलग उसमें शिफ्ट कर दिया गया। बट द पॉइंट इज कि सोशल साइंसेस के अंदर आप सोसाइटी के इश्यूज को एड्रेस करते हैं। अब सोसाइटी के जब इश्यूज की हम बात करते हैं तो वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी होते हैं, वो जेंडर से रिलेटेड भी होते हैं, राइट? ट्रू। वो दूसरे सेक्टर से रिलेटेड भी होते हैं, यानी लॉ और वो सारी चीज़ें भी उसमें आ जाती हैं। तो अब आप देखें कि कहाँ कहाँ पर हम लोग जो हैं वो अदर देन मेडिकल सफ़र कर रहे होते हैं, राइट? अदर देन टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी तो देखें हर चीज़ में अपना अपना किरदार अदा कर रही है। ट्रू। तो सोशल साइंसेस के अंदर आप यानी जिसको आप कह रहे हैं कि क्या क्या होता है, तो वो हम ह्यूमनली इश्यूज को जब हम बात करते हैं उनके ऊपर, तो हम उन्हें प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे सॉर्ट आउट करने की बात करते हैं ना, तो वो सारी सोशल साइंसेस के अंदर आ जाता है।
कि ह्यूमनली हम इन ह्यूमन जो हरकतें कर रहे हैं उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। कह सकते हैं। बेसिक प्रॉब्लम जी ये है। बिल्कुल। अच्छा, हम अगर बात करें, आप कह रही हैं जी इसमें आईआर भी आता है, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस भी आते हैं, पाकिस्तान की भी आते हैं, तो जो आप पाकिस्तान की पहले रिसर्च पे बात करते हो, फिर बाय की पाकिस्तान की जो रिसर्च आप कर रहे होते हो, सोशल जो हमारे नॉर्म्स हैं या हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें अगर आपने लिस्ट डाउन करना हो टॉप 3 पे, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द टॉप 3 इश्यूज या प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान में लोग फेस कर रहे हैं? अच्छा, इस टाइम पर अगर देखिए मैं कैटेगराइज करूँगी इसको, श्योर। होपफुली दैट वुड बी हेल्पफुल। या ठीक है, अगर हम यूथ की बात करें ना, तो उन्हें नहीं पता है कि उनको फ्यूचर में क्या करना है। यानी आप देखें बल्क में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स हो रहे हैं हर साल, हर 6 महीने बाद। अब तो स्प्रिंग जब से आ गया है तो हर स्प्रिंग आफ्टर फॉल 4 months 5 months बल्क में एडमिशन्स होते हैं। अब होता क्या है वहाँ पर कि प्रॉपर गाइडलाइन है ही नहीं बच्चों के पास कि पर करना क्या है। करना क्या है। अब अगर एक फैमिली में लकीली एक बच्चा डॉक्टर बन गया है, तो माँ बाप द ब्राउन पेरेंट्स एंड द देसी बाकी पेरेंट्स, सब पे भी उनका प्रेशर है। वो बाकी सब पे प्रेशर, और फिर उसके ग्रेड्स और वो सब। जैसे मैंने पहले बात की कि ऑरेंजेस एंड एप्पल्स आर नॉट सेम, राइट। तो आप उन सब बच्चों को भी एक तरह से वो नहीं कर सकते ना। हर बच्चे का डिफरेंट पैराडाइम है, हर बच्चे का डिफरेंट जो है वो कैलिबर है, वो तो उसके अकॉर्डिंगली उनको डील करना है। तो वैसा हो नहीं रहा, ट्रू। राइट। पहला बच्चों सबसे मेन इशू है ना, वो ये है कि एक तो गाइडेंस नहीं है हमारे पास। दूसरी बात ये है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि उन्होंने बेसिकली करना क्या, उन्होंने अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। 4 4 साल एक बच्चा यूनिवर्सिटी में लगाता है, ठीक है, वो पेरेंट्स के पैसे भी लगा रहा है, वो अपना टाइम, वो उसका गोल्डन पीरियड है। गोल्डन पीरियड है जिसको वो मेरा ख्याल ये है कि उसको पता ही नहीं है कि वो कहाँ गुजार रहा है, ठीक है। तो और बाद में जब फिर आप देखें, अब जॉब्स कहाँ है मार्केट में, कोई जॉब और रेलिवेंट फील्ड में भी नहीं इवन जॉब मिल रही होती, राइट। तो माय पॉइंट इज कि ये बहुत बड़ा डायलेमा है हमारी सोसाइटी का, कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी जो एक मेजर चंक है यूथ हमारा, वो किधर जा रहा है। उन्हें खुद नहीं पता बेचारों को। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि वो थोड़ा सा कह लें कि आई डू नॉट वांट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल, बट रीज़न ये है कि थोड़ा सा हमारे जो वुमेन इश्यूज़ हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी की जो औरत है वो बहुत सारी चीज़ें फेस कर रही है। पहले तो वो सिर्फ यहाँ तक फेस कर रही थी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही। अब वो इंडिपेंडेंट हो गई है, तो उसको डील करने के लिए जो बाकी सोसाइटी है वो तैयार नहीं है। ट्रू। वी डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ मेल्स। और अगर वो हैं, वो करना चाहते हैं, तो फिर उन बेचारों के ऊपर अलग से एक फैमिली प्रेशर आ जाता है। फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, और ये वो और उस तरह की बहुत सारी और चीज़ें। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो बेचारे एक अपना अलग ही प्रेशर लेके चल रहे हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने इमोशनल और सोसाइटल बैगेज उठा के घूमते रहे, ठीक है। अब वो लाइफ दुनिया ही ही चेंज हो बदल गई वो जज्बात बदल गए, वो चीज़ें बदल गई, उन बेचारों का कसूर नहीं है, ट्रू। राइट। तो और हम उनको गवा भी नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे लिए तो देखें, हम पेरेंट्स के बगैर, अपने बुजुर्गों के बगैर, उन सब वी आर नथिंग, राइट। तो वो एक बहुत अजीब सी सिचुएशन में हम फंसे हुए, हमारी तीनों जनरेशंस जो है ना। तो आई थिंक ये मेन अभी चीज़ तो आप तो जेन ये है। अल्फा को ऊपर आने दें और फिर देखें कि फिर क्या कोहराम मचेगा। जी जी, अभी तो हम सिर्फ चैट जीपीटी को रो रहे हैं, उन्होंने तो अपने सॉफ्टवेयर और अपने रोबोटिक्स खुद बनाने हैं। फिर तो ये सारा कुछ है। तो अच्छा, टॉप 3 प्रॉब्लम्स आपको लगता है ये है? मुझे ये, अब देखिए, हम इसके अंदर डिफरेंट और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों को उस तरफ नहीं जा रही, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर आप नॉर्मली सोसाइटी के अगर आप प्रॉब्लम्स की बात करिए, तो यही मेन चीज़ें हैं, जिसके अंदर बहुत कुछ और भी है। चलो नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। यस। हमारा एक बच्चा जो है 7-8 साल में, 10 साल में, उसको हम एक ही करिकुलम पढ़ा रहे हैं, एक ही चीज़ें पढ़ा रहे हैं। शायद वो आपने या मैंने भी वही पढ़ी होंगी, हमारे पेरेंट्स ने भी वही पढ़ी होंगी, Exactly. और वही उर्दू, वही इंग्लिश, वही चीज़ें आज का बच्चा भी पढ़ रहा है। लेकिन हमने अभी 2 मिनट पहले बात की कि लाइफ बदल गई है, बिल्कुल बदल गई एक है। 360 शिफ्ट आया है, दुनिया इतनी स्पीड से जा रही है। तो क्या वही करिकुलम पढ़ाना सेफ है, या क्या वो बनता है कि पढ़ाया जाए? नॉट एट ऑल, आई डोंट थिंक सो। बिकॉज आप देखें कि आजकल जितने भी बच्चे हैं, यानी मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो बहुत, यानी 6 months के बाद से मदर्स ने बच्चों को कोकोमेलन और इस तरह के डिफरेंट कार्टून्स के ऊपर जो हाइपर वो एक्टिव शिफ्ट कर करते दिया हैं जाता बच्चे है। को, एग्जैक्टली, वो करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करते हैं कि वो बच्चों को एक बहुत ज़्यादा नॉलेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी उस बच्चे की ज़रूरत होती भी नहीं है। आप देखें, बच्चे का जो ब्रेन है वही भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ होता,
राइट, लेकिन उस बच्चे को इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको पता चल रहा है, उसकी वोकेबलरी उन बच्चों की बहुत अच्छी हो रही है। इवन माय नीस माशाल्लाह, तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप उसके एक्सेंट को कभी सुने या कुछ तो आपको पता चलेगा कि माशाल्लाह उसका मॉन्टेसरी जो है वो माशाल्लाह उसकी 2-2.5 सालों में वो घर के अंदर रहते हुए उसकी मॉन्टेसरी उसकी अम्मा कंप्लीट करवा चुकी नहीं है, राइट। तो अब जब वो मॉन्टेसरी में जाएगी या उस लेवल के जो बच्चे मॉन्टेसरी में जाएंगे तो वो वही सब कुछ फिर से वो तो बोर हो जाएंगे। तो स्कूल का बेसिक जो फंक्शन है वही खत्म हो गया उन बच्चों के लिए, उन्हें तो स्कूल तभी से बोरिंग लगने लग जाएगा। तो होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट शायद इसीलिए ज्यादा आ रहा है। आई थिंक मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि होम स्कूलिंग ज़्यादा बेहतर है, या तो फिर हम अपना पूरा का पूरा शिफ्ट चेंज कर दें स्कूल्स की इंफॉर्मेशन का, और जो भी आपके मतलब स्कूल्स की आई मीन वो जो बेसिक क्लास सिस्टम था और वो उस तरह से करके चीज़ें उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है कि वो बोर ना हो बच्चे, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों को बाहर आप देखें इसके अंदर हर चीज़ है, राइट। हमारे बच्चे अब वो उसमें नहीं रह के, आप 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी अगर आप कोई सवाल पूछे ना, वो उसी टाइम गूगल पे जाएगा, वो चैट जीपीटी पे जाएगा, वो देखेगा पूछेगा और वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। इवन वो चीज़ उनको पता चलनी चाहिए या नहीं पता चलनी चाहिए, आई मीन उनकी एज भी वो कंसर्न नहीं है ना उनका, उनको बताया नहीं है नॉलेज कि होना चाहिए या नहीं तो होना वो वाली चाहिए। जो है ना वो शायद यहाँ पर अप्लाई हो रहा है हमारी सोसाइटी में वो चीज़। अच्छा, पहले हम देखते थे कि 2 से 3 ही जो है ना आ जाके हमारे पास होते थे, या इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। अब या बहुत CSS कर लो या CSS कर लो। सोशल साइंसेज वाले मोस्टली CSS में चले जाते थे। एग्जैक्टली अब एक तो मुझे ये बताएं कि आपको किस एज से ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या बनना है, कौन डिसाइड करवाए। तीसरा ये कि आपने एक फील्ड चूज की है तो उसकी आपकी कब से ट्रेनिंग स्टार्ट होनी चाहिए। और हमारे यहाँ पिछले जो 30-40 सालों में एक वो जो गुजरे हैं डेकेड्स जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, मैं चाहूंगी आप वो जरूर बताएं लोगों को भी। अच्छा देखिए, हम लोग जिन डेकेड्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सारा चेंज आया है, राइट। पहले तो पहली बात तो ये कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत चेंज हो गया। हमने डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, आप देखें कि पहले जो था वो सिर्फ CSS था, मेडिकल जैसे अभी आपने खुद बताया, इंजीनियरिंग थी, मेडिकल था, और यहाँ फिर जो बच्चे बचते थे वो CSS करने लग जाते थे। फिर एक टाइम वो भी आया जब मेडिकल वाले डॉक्टर्स जो थे या इंजीनियर्स थे वो भी CSS की तरफ जाने लग गया था, राइट। तो अब उसके बाद फिर एक जो हमारे पास एक टाइम ऐसा आता है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आती है, और पाकिस्तान में हर बच्चा, हर दूसरा बच्चा जो है ना जी वो सॉफ्टवेयर की लाइन जो है उसमें जा रहा है, IT में जा रहे हैं जी। उनमें अब IT में डिफरेंट कैटेगरीज भी हैं, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ के अगर हम एडमिशन की बात करें या कुछ इस तरह का, तो उसमें भी क्या करते हैं वो कि हम BScs करेंगे, हम BSIT करेंगे, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे। इतने बल्क में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर लिए, उतनी हमारे पास जॉब्स भी नहीं थी। ट्रू, ठीक है। मोस्टली यू जो है वो रिमोट जॉब्स कर रही है, वो फ्रीलांसिंग से पैसे कमा रहे हैं और इस तरह से, क्योंकि मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं ही नहीं। फिर दूसरी चीज़ आती है कि अच्छा जब जब वो मार्केट में जॉब ख़त्म हुई, जब वो BScs वाले स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी डिग्रीज कंप्लीट की, तब तक AI आ गया। AI ने आके गेम ही चेंज का भी कर दौर दी। था ना, हाँ, एक MBA का BBA का भी बड़ा दौर होता था कि हर वो भी बंदा वो होता कर था। तो उसको भी आप देखें AI ने कितने सारे जो डायमेंशंस हैं उनको कवर अप कर लिया है। तो आप देखें कहाँ गई जॉब्स, अब कहाँ जा रही हैं जॉब्स। अभी वाली जो यूथ है, अब लेट सपोज कोई बच्चे जो BScs करके निकल रहे हैं, या इवन कोई भी किसी भी फील्ड में डिग्री लेकर निकल रहे हैं, अब उन्होंने क्या करना है उन्हें पता ही नहीं है, दे आर लॉस्ट। तो समझ में तो नहीं आता है कि उनके लिए क्या। तो मेरा ख्याल ये है कि हर यूनिवर्सिटी में, इवन हर डिपार्टमेंट में एक कंसल्टेंसी जो है ना वो प्रोवाइड करनी चाहिए उन्हें स्टूडेंट्स को, जहाँ पर स्टूडेंट्स जाकर बात कर सकें। मैं बेसिकली ये समझती हूँ कि हम मोटिवेशन बहुत देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। वो घर से अलग प्रेशर ले रहा है बच्चा हमारा, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, ठीक है। उनके अपने अपने प्रेशर हैं, यानी आप देखें कि उनसे अलग अलग किस्म की एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ तो बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी सोसाइटी में। तो वो सारी चीज़ों के बाद उनको सुनने वाला कोई नहीं है। तो मेरा बेसिकली ये है कि मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि बजाय इसके कि आप पब्लिक स्पीकिंग पे जोर दें, आपको पब्लिक लिसनिंग पे जोर देने की ज़रूरत है। हमारे पास पब्लिक लिसनिंग का कोई प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो लोगों को सुना कहाँ पर जा रहा है। इवन बच्चों को आप देख लें या हमारी आप मदर्स को देख लें, हमारी मदर्स को कहाँ सुना जा रहा है। वो बेचारी तो शुरू होती हैं और कहाँ पर आ गई हैं वो, इवन उनकी अपनी अपनी लाइफ थी जो उन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस की, और वो हर फील्ड में है ना, मदर्स तो हर फील्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं।
उन बेचारों को कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो पब्लिक ऐसे ही है। लिसनिंग के जो है प्लेटफॉर्म्स हमें बनाने की ज़रूरत है, जो कि कंसल्टेंसी भी दें फिर फर्दर। तो मैं ये समझती हूँ कि इस चीज़ की हमें ज़रूरत है। अब बच्चे ने जब यूनिवर्सिटी चला गया तब तो उसने चूज कर लिया ना कि मैंने क्या करना है, वो फिर पेरेंट्स बदलने भी नहीं देते फील्ड, और बहुत कम यूनिवर्सिटीज हमारे पास हैं जो डबल डिग्री भी आपको करा रही होती है, या आप चेंज करके किसी और में जा अफोर्ड भी सकते नहीं हो। करते ना हम। अफोर्डेबिलिटी जी। इश्यूज आ जाते हैं। फिर दूसरा, पेरेंट्स के आपसे बड़े वो होते हैं, ये मेरा बच्चा डिग्री करेगा तो ये कर देगा वो कर देगा, वो तो होता नहीं, लेकिन उसके चक्कर में बेचारा वो भी अचीव नहीं कर पाता जो वो करना चाह रहा होता है। दैट व्हाट आई सेड, प्रेशर। यस, कि एक्सपेक्टेशंस ही हमने इतनी लगा ली हैं जो उस बच्चे से भी बनती ही नहीं थी नहीं आपकी। बनती थी। एग्जैक्टली, उसने अपनी लाइफ एंजॉय करनी थी, उसने बहुत सारी और चीज़ों को वो देखना था। अच्छा, असल में उनका, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उनकी गलती भी नहीं है, पेरेंट्स की भी गलती मैं नहीं समझती, क्योंकि आप देखें कि उन्होंने भी अपना सारा कुछ उन्हीं बच्चों के ऊपर लगा दिया था। उन्होंने भी अपनी लाइफ एंजॉय नहीं की। दैट्स ट्रू। राइट? तो फिर अब वो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी किसी हद तक गलत लेकिन लाइफ कौन नहीं भी है। एंजॉय कोई करेगा? भी नहीं कर रहा ना, ठीक है? ग्रैंड पेरेंट्स ने नहीं की, पेरेंट्स सब ने नहीं किसी ने की, नहीं हम की, भी तो नहीं कर हमें रहे, बच्चों को भी नहीं इंडिविजुअली, हम करने अगर दे हम रहे। नहीं कर रहे ना, अगर हम देखें ज़ैनब, मैं ये समझती हूँ कि अगर हम अभी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करें तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को हम अपने बच्चों को नहीं कह सकते कि अब मैं फलां टाइम पे ये नहीं कर सकती थी, मेरे बाबा ने नहीं करने दिया, या मेरी फैमिली। अनिया, तो अगर आपकी बात को ही मैं सेकंड करूं तो आजकल मेरे पास बहुत सारे ये केसेस भी आते हैं, लोग आके प्रॉब्लम्स ये डिस्कस भी करते हैं कि शादियां होना बिल्कुल खत्म हो गया है। लड़कियां जो हैं वो, लोग इंडिपेंडेंट होने को पॉजिटिव की जगह नेगेटिविटी में लेके जा रहे हैं कि लड़कियां इतनी वो हो गई हैं कि वो जॉब्स कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, तो वो शादियां ही नहीं कर रही। तो ये कहाँ, हम अगर इंजॉय कर रहे हैं तो वो शादी सिस्टम, वो जो हमने एक टाइम सेट किया हुआ था जी, 25 में शादी, 30 में बच्चे, और फिर जिंदगी इंजॉय, और वो कहाँ अच्छा, गया? आप मुझे एक बात बताएं, अभी जैसे हमने एक रिसेंटली बात की है कि यूनिवर्सिटी से बच्चा ग्रेजुएट होके निकलता है, उसको जॉब कहाँ मिल रही है? जब उसको जॉब ही नहीं मिल रही तो लड़की किससे शादी करेगी? एक छोटी सी बात है, ठीक है? ये नहीं मैं कह रही कि सारी लड़के जॉबलेस हो गए हैं या सारे मेल्स के पास कुछ वो नहीं है, बट पॉइंट इज कि जब हम एक लड़की को, 50% की बात कर रहे हैं इस टाइम हाँ पे। ठीक है, आप देखें जब एक लड़की को एक चीज़ का आइडिया होता है कि भाई मैं ये कर सकती हूँ, बेसिक्स है ना, हम बेसिक्स पे बात कर लेते हैं। एक लड़की है, उसने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, उसने जॉब स्टार्ट की है या अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अच्छा, आप एक चीज़ और नोट करें कि हमारी सोसाइटी में लड़कियां ज़्यादा वोकल हैं। यस। राइट? लड़के नहीं हैं। हालांकि वो ये नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है या वो बात कर, उन मसला वही है कि उनको कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है? तो दूसरी बात ये है कि जब एक लड़की को पता लगता है कि भाई, और शुरू से हमारे नॉर्मली आप देख लें 80% सोसाइटी के अंदर क्या होता था कि जी ये काम तुम शादी के बाद करना। यस। लड़कियां अकेली ट्रिप पर नहीं जा सकती। ठीक है? इंटरनेशनल इवन वो ट्रैवल तो गर्ल्स सोच ही नहीं ट्रिप सकती। इंटरनेशनल तो छोड़ें, नॉर्दर्न एरिया तक में नहीं जा सकती। एग्जैक्टली। ठीक है, शादी के बाद जाना, शादी के बाद जाना। अब शादी के बाद क्या हो रहा था? शादी होती है, ठीक है, साथ में ही उसके ऊपर उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। ट्रू। ठीक है? अब लड़की को शादी फैंटेसाइज कर रही थी कपड़ों और जूतों तक। अब जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आई और उसने देखा कि उसके साथ हो क्या रही है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं किसी भी एक फैक्टर के ऊपर नहीं बात करूंगी, लेकिन हो रहा था। तो जब लड़कियां इंडिपेंडेंट हुई, उन्हें समझ में आया कि ये तो चीज़ें हम खुद कर सकते हैं, Yes. व्हाई टू गो फॉर अ मैरिज, राइट? एक शिफ्ट वहाँ पर आया। फिर दूसरा ये है कि अब जितनी शादियां भी हो रही हैं, आप देखें कि मतलब अंडरस्टैंडिंग वाली शादियां हो रही हैं। मैं उनको लव मैरिज नहीं कहूँगी, बिकॉज लव डजंट एग्जिस्ट फॉर मोर देन 6 मंथ्स। ठीक है, ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। That's true. तो अंडरस्टैंडिंग वाली मैरिजेस हो रही हैं, राइट? तब उसके ऊपर भी बहुत सारे सोसाइटी के इश्यूज हैं अभी भी हमारे उसमें, अगर आप देखें तो। ठीक है, किसी के पेरेंट्स अब प्रॉब्लम ये है मानते ना, हैं, किसी के नहीं अंडरस्टैंडिंग हो मानते। क्यों रही है? हो क्यों रही है, एग्जैक्टली। अब आप देखें कि हर बंदे की कोई ना कोई ऐसी साइड होती है जिसको वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। एक बंदा वो है जिसको उसकी फैमिली जानती है, ठीक है, उसी शख्स को उसके दोस्त और तरह से जानते हैं, और उसका पार्टनर उसको और तरह से जानता है। ट्रू। ठीक है, उसके कुलीग्स उसको और तरह से जानते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनकी सारी साइड सब लोगों को पता होंगी, राइट? तो कुछ एक जगह पर तो किसी एक बंदे के साथ उसकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, जिसको फील फ्री टू टॉक, फील फ्री टू एक्सप्रेस। वहां पर आकर बात जो है ना वो थोड़ी सी एक्सप्रेशन पे ही तो लड़ाई हो जाती है कि एक्सप्रेस किया क्यों आपने। एक्सप्रेशन पे लड़ाई हो जाती है। हाँ देखिए, वो फिर यही, मैं तो वो अंडरस्टैंडिंग तो ना हुई फिर। सही है।
अच्छा, बच्चों पे वापस आते हैं। फिर से मैं करियर गोल्स पे ही बात करना चाहती हूँ कि हर बच्चे को छोटे होते से 4 से 5 ख्वाब जो मैं देख रही हूँ वो आजकल के बच्चों में जो है, यूट्यूबर बनना, एग्जैक्टली, इन्फ्लुएंसर बनना, बिल्कुल। पायलट बनना, आर्मी में जाना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, मुल्क से बाहर जाना। इन 7 के अलावा किसी बच्चे को कोई शऊर नहीं है कि हमने क्या करना है। अच्छा, अगर मैं इस चीज़ को देखूँ ना, तो मैं कहूँगी कि दो इन 7 चीज़ों में से हम 2 को अगर टॉप ऑफ द लिस्ट समझें, तो यूट्यूबर बनना और मुल्क से बाहर जाना। यस। ये बेसिक एम है। ये एम कहीं न कहीं मेरा और आपका भी हो सकता है। यूट्यूबर वाला ना भी हो तो इंटरनेशनल ट्रैवल का हम सब में ही एक वो है, ठीक है? अच्छा, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। आप देखें, यूट्यूबर बनने का तो बेसिक ये है कि रेवेन्यू जनरेट होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के जब आपको महीने का 2 लाख, 2.5 लाख एक यूट्यूब के चैनल से आ रहा होगा, तो फिर कौन पढ़ेगा? लेकिन मैं यहाँ आज इस सर्कल को तोड़ना चाहती हूँ। हर बंदे को 2-2.5 लाख नहीं नहीं आता। आता, एग्ज़ैक्टली नहीं आता। यूट्यूब एक ऐसा सर्कल है जो देखिए, आपको पैसे नहीं इस तरह देता। नहीं दे रहा, और आप देखें उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आपको खुद बूस्टिंग करनी पड़ती है। यस, आप पैसे ठीक है, लगा आप रहे होते पैसे हो। लगा रहे हो, तो ये भी सॉर्ट ऑफ बिजनेस है। इसको जो लोगों ने वो लिया हुआ था ना कि जी आप यूट्यूब पे जाके वीडियो बनानी शुरू कर दें तो आपको पैसे आने चलो शुरू हो एक जाएंगे। एग्जाम्पल, ये आपने तो कहा बबल बर्स्ट 2-2.5 करने की लाख। जरूरत है। आपने 2-2.5 लाख एक वर्ड देखें, यूज किया। मैं आपकी ही बात को आगे लेके चल रही अच्छा, हूँ। ये बेसिकली ये बात वो 2 है से जो लोगों को में एक बबल क्रिएट हुआ हुआ है हाँ जिसको हाँ, बर्स्ट करने की हमें उसी में जरूरत से है। 2-2.5 लाख में से ही आप लाख 1.5 लाख तो उसी पे ही लगा रहे हो, वापस एग्जैक्टली इन्वेस्ट लगा कर रहे रहे हो, हो। तो बिल्कुल। आपको बच क्या रहा है? आ जाके लाख रुपया। उस लाख में आपकी जरूरियात भी है। आपने जो इक्विपमेंट खरीदना है यूट्यूब के लिए, फिर आपने जो एडिटिंग, सिर्फ यूट्यूब नहीं, सभी प्लेटफॉर्म्स, चाहे सभी वो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स है, ऑब्वियसली टिकटॉक है, आपको सब आपको उसके लिए फोन्स चाहिए, अच्छे फोन्स चाहिए, अच्छे कैमरास चाहिए, अच्छे गैजेट्स चाहिए। आपको ट्रैवलिंग के लिए चाहिए। अगर आप फूड ब्लॉगर हो आपको खाना चाहिए। अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर हो आपको ट्रैवल करना। 1 लाख में आप क्या कर सकते हो? हर बंदा फैमिली व्लॉगिंग करके जो है वो नहीं फेमस हो सकता या पैसे नहीं कमा सकता। अच्छा, और आप देखें कि अभी जो है बहुत सारे लोग फैमिली व्लॉगिंग की तरफ जाना भी नहीं चाह रहे, 90% नहीं जाना नहीं चाहते। जाना चाह रहे, ठीक है? उसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर आपको ये करना है तो फिर आप पर्सनल ब्रांडिंग करें। पर्सनल ब्रांडिंग में फिर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अगेन वही आपने कहा कि उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो दिस इज़ नॉट अ जॉब, दिस इज़ नॉट अ फ्रीलांसिंग, दिस इज़ अ प्रॉपर बिजनेस। खुदा का वास्ता है पढ़ लो प्लीज। हाँ, ये जरूरी है, ये बहुत ज़रूरी। ये और जरूरी मेरा है। पॉइंट यहाँ पर ज़ैनब ये मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ना है। प्लीज़ इस शऊर के लिए चीज़ पढ़ो, को छोड़ दें कि आपको डिग्री मिलनी एक है। एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस के पढ़ो। लिए पढ़ें। आप देखें, मैंने एक जगह पढ़ा था, अब पढ़ने से बात हो रही है तो मैं आपको बताती हूँ कि जो आपको आता है ना वो आपकी जान बचाता है, दैट्स ट्रू। राइट? तो और ये बहुत बड़ी बात है, यानी आप देखें कि टू सम एक्सटेंट इसमें पूरी एक दुनिया समाप्त कर रही है इस चीज़ के अंदर कि यार जो आपको आता है वो आपकी जान बचाता है। ये बहुत सारी चीज़ों पे अप्लाई अच्छा होता है। अनिया, मैं यहाँ पे एक और बात आपको बताना चाहूंगी। जो यूट्यूबर्स से ही ये लोग इम्प्रेस होते हैं, तो मैं यूट्यूबर की ही एक की बात कोट करूंगी। रजब भट्ट लोगों का बड़ा फेवरेट वो है, ओके, ठीक है। कुछ दिन पहले उसका कोई एक इंटरव्यू मुझे किसी ने शेयर किया तो मैंने वो देखा। अदरवाइज मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ ऐसी अच्छा, आई चीजें डोंट देखने फॉलो में। हिम एंड आई डोंट आई नो। डोंट डू दैट टू। लेकिन वो बात जो थी वो मेरे लिए बड़ा पिकअप पॉइंट थी। उसने कहा कि उसने उससे पूछा कि अगर आपको कोई चीज करनी पड़े या आप किसी चीज को रिग्रेट करते हो कि मैंने जिंदगी में नहीं किया, तो आप क्या करोगे? उसने कहा मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना चाहूंगा, अपनी डिग्री करना चाहूंगा। आपके लिए तो वही है ना कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, ये मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, पैसे भी आ रहे हैं, फेम भी है, सब कुछ है। ही वॉन्ट्स टू स्टडी टू। उस पॉइंट पे जाके आपको सबसे ज्यादा फील होता है। और उसका आगे पॉइंट था, मैं किसी जगह बैठता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि मैंने अच्छे से बोलना कैसे है, मैंने करना क्या है, मैंने चीजों को परस्यू कैसे करना। ये तालीम सिखाती है ये आपको। तालीम सिखाती है, और तालीम के साथ साथ आप देखिए, और तालीम भी सिर्फ वो नहीं कि जो आपने डिग्रीज ले ली, आपकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन आपको सिखाती है ये सारी चीज़ें। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करें, लेट सपोज आप डिग्री ले रहे हैं, आप कोई भी डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे अपनी डेली लाइफ में या अपने घर में, अपने वालदेन के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, तो क्या फ़ायदा है आपकी डिग्री लेने का? True. राइट? तो खुद को तालीम याफ्ता करें। अगर आप नहीं डिग्री अफोर्ड कर सकते तो प्लीज़ किताबें पढ़ लें, किताबें पढ़ लें। अब तो यूट्यूब से बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। यूट्यूब पे भी ना जाएं आप, बुक्स ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड करें, वो बुक आपको खुद देखिए, पढ़ के कई अपने आप लोग ऐसे सुनाएगी। हैं जो नहीं मतलब जो है ना बुक रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, हम्म। ठीक है? ये भी हैबिचुअल होता है, कुछ लोग होते हैं, अच्छा, कुछ फिर लोग बड़े नहीं आराम से होते कहेंगे हैं। हमें तो एडीएचडी है कि हम ज्यादातर अपना जो है ना अपना स्पैन एज रीडिंग में नहीं रख नहीं रख सकते। सकते, कोई बात नहीं, वो विजुअलाइजेशन की तरफ आ जाए ना, वो सुन वीडियोस लो, देख लें, देख लो। सुन लें, यस। सीख लें। देखिए, अगर आपने तालीम जो है ना उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप
तालिब हासिल इल्म होने करनी हो चाहिए हो। सही। आप तालिब इल्म है तो आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर आप टकरे मारते रहेंगे दीवारों में इसी तरह। और तो मतलब इससे ज़्यादा मुझे इस आसान लफ्ज़ों में इस चीज़ को एक्सप्लेन करना मैं नहीं समझती कि हो सकता है। हुँ। अरे अच्छा, ये तो हो गए नेशनल इश्यूज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे, और आई थिंक हमने बड़े अच्छे से उसको कवर भी किया, और कुछ मुझे याद आते तो हम फिर आ जाएँगे वापस हाँ, नेशनल हाँ, पे, लेकिन ज़रूर, अभी हम इंटरनेशनल पे चलते हैं। ज़रूर। आपकी उस पे बड़ी स्ट्रॉन्ग वो है, तो प्लीज़ मुझे ये बताएँ कि आजकल इंटरनेशनल में चल क्या रहा है? क्या उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं? अच्छा, उसके अंदर तो ये है कि पूरे का पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है, हुँ, आप समझें कि वो एक मेजर शिफ्ट की तरफ जा रहा है, हुँ, ठीक है? हम अभी तक बात करते आते हैं कि जी सुपर पावर, सुपर पावर, सुपर पावर का वर्ड भी आता है तो हमारे माइंड में एक पिक्चर क्लिक होती थी ओबामा की, या अभी कुछ पिछले कुछ अरसे से डोनाल्ड ट्रंप की। तो अभी जो है ना, अभी हम सुपर पावर की तरफ, हम आईआर में एक टर्म यूज़ करते हैं यूनिपोलैरिटी और मल्टीपोलैरिटी, येस। ठीक है? अभी जो वर्ल्ड है वो शिफ्ट होने जा रहा है मल्टीपोलैरिटी की तरफ, हुँ, राइट? जिसमें चाइना है, रशिया है, ईरान है, इवन इज़राइल है, यूएस तो है ही, हुँ, ठीक है? कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया। तो माय पॉइंट इज़ कि बेसिकली जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, आपकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, सिचुएशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं ज़ैनब आपकी जो है ना पॉलिटिक्स के ऊपर, ऑफ़ कोर्स। ठीक है? तो दैट मेक्स अ जियो पॉलिटिकल सिनेरियो। तो अभी जो है रिसेंटली अब आपने देखा कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक वॉर टेंशन लाइक सिचुएशन चल रही है। येस। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हर कोई ये समझता है कि अमेरिका जो है ना जी वो सिर्फ तेल के पीछे है। हुँ, मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि अमेरिका सिर्फ तेल के पीछे नहीं है, उसके हुँ, पास अपना क्रूड ऑयल बहुत है, हुँ, यानी वो सेल्फ सफिशिएंट है। सबसे मेजर चीज़ जो है ना इस टाइम पे, शायद आई डोंट नो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन आपको ये सुनने में थोड़ा सा अजीब सा शायद लगे कि अमेरिका के ऊपर भी कर्जा है। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। 36 मिलियन डॉलर का इस टाइम पे यूएस के ऊपर डेट है, हुँ, ठीक है? जिसमें से 30 मिलियन डॉलर जो हैं यूएस के, वो तो उन्होंने अपने ही बैंक से लिए हुए हैं, और 9 मिलियन जो हैं वो डिफरेंट और मतलब चाइना से, रशिया से और इस तरह से। 2025 के अंदर उनकी वो लिमिट जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। अभी ओके। 2026 है। अब ये जो है ना उनको आप समझ लें कि एक वो टाइम दिया गया है जिसके अंदर उसने वो किसी न किसी तरीके से वो उस डेट को वापस रिटर्न करना है। 9 ट्रिलियन डॉलर्स की बात हो रही है यहाँ पर। हुँ, तो अभी 2026 यानी 2027 से पहले उसने वो चीज़ें उस रिटर्न की तरफ आना है। अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा था, अमेरिका हुँ, टैरिफ्स लगा रहा था, बहुत सारी चीज़ें वो कर रहा था कि समझ ही नहीं आ रही थी जी हो क्या रहा है। एक दिन कुछ और है, एक दिन कुछ और हो रहा है। अभी भी रिसेंटली भी जब इज़राइल अटैक करने की बात करता है ईरान के ऊपर, ऑल्दो उसके पैलेस्टीनियन इश्यूज़ और उसकी वजह से, क्योंकि ईरान सपोर्ट करता है 3H को, हुँ, हिज़्बुल्लाह और वो जो हूतीज़ और उन सबको, ठीक है? उसके यानी इज़राइल के रीज़न्स की वजह से अमेरिका इज़राइल को सपोर्ट करता है। हुँ, तो उस सब के बाद डायरेक्ट सिचुएशन कहाँ पर आती है? हुँ, डायरेक्टली अब यूएस जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है ना येस। ईरान के साथ। तो पॉइंट है इसके, ग्लोबली इस चीज़ का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मैं समझती हूँ कि होगा। हुँ, हमारे पेट्रोलियम्स के ऊपर, हमारी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, आई मीन जो भी हमारी जो बेसिक्स हैं ना वो यहाँ उनके अंदर मेजर शिफ्ट आने जा रहा है। अच्छा, एट द वेरी सेम टाइम जो है ना अमेरिका की 750, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कुड बी, आई मीन इन ऑफ़ फिगर्स, कोर्स। हुँ, तो मिलिट्री बेसिस हैं हुँ, पूरे दुनिया के अंदर, ठीक है। ठीक है? अब ईरान ने एक बात यानी धमकी हुँ, यानी जब उनका एक वो चल रहा था तो उसके अंदर उन्होंने, ईरान ने कहा कि जी जो भी गल्फ़ के अंदर या मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिकन बेसेस हैं, हुँ, ठीक है? वो सबसे पहले उनके ऊपर अटैक करेगा, ओके। ठीक है? तो अब देखिए आपकी कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है हुँ, ना कि वो उनमें 99% तो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ऑफ़ कोर्स। ठीक है? सऊदी अरब है, लेबनान है, कतर है, जितने भी हैं जहाँ-जहाँ पे अमेरिकन बेसेस एग्ज़िस्ट कर रही हैं। हुँ, अब अगर ईरान उनके ऊपर अटैक करता है, तो वो क्या करेंगे उनके लिए ये यानी वो क्या है कि एक मुस्लिम स्टेट दूसरी मुस्लिम स्टेट के ऊपर अटैक कर रही है। मुस्लिम वॉर स्टार्ट होगी फिर मुस्लिम से? वॉर स्टार्ट होगी। मुस्लिम वॉर के अलावा भी अब अगर वो जवाब नहीं देते, हुँ, ठीक है, उस चीज़ का, तो उनकी अवाम उनसे पूछेगी। हुँ, लेट्स सपोज़ ईरान जो है वो कतर के अमेरिकन बेस के ऊपर अटैक कर देता है, हुँ, ठीक है? तो उसकी आवाम तो उसको पूछेगी ना कि भई हमला हुआ है, एक प्रॉपर एक वो चीज़ हुई है, येस, तो ठीक है? जवाब दो। तो जवाब दो। अब वो जवाब नहीं दे सकता, वो जवाब देगा तो बाकी मुस्लिम कम्युनिटी उसके ऊपर आ जाएगी कि तुमने जी उसके ऊपर मुस्लिम मुस्लिम हुँ, कंट्री के ऊपर हमला कर रहे हो, तुम मुसलमान-मुसलमान आपस में लड़ रहे हो।
वो सारी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई है। एट द वेरी सेम टाइम जब हम चाइना को देखते हैं, आप देखें कनाडा जो है, जो जोग्राफिकली कनाडा इज़ वेरी नेक्स्ट टू अमेरिका, राइट? तो कनाडा की जो एक एरिया है, स्टेट है अल्बर्टा, राइट? तो उनकी जो 36% पॉपुलेशन है वो अमेरिका को ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन उनकी जो उनका कह लें कि जो उनके पॉलिटिक्स हैं और जो उनकी रूलरशिप है वो नहीं चाहती। ऑब्वियसली वो क्यों चाहेंगे, उनकी अपनी सॉवरेनिटी खराब होती है ना। बड़ा प्रोविंस है, अच्छा बड़ा प्रोविंस है। और दूसरी बात ये कि वो उस चीज़ को फिर डिक्लेयर कर देंगे कि वो 51th स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट है, तो वो तो नहीं कर सकते। तो अभी रिसेंटली कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने चाइना को विजिट किया और उनके ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, और ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स हैं कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ क्या होता है कि जो यूरोपीय यूनियन है उनकी भी चाइना के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। इवन इंडिया के, क्योंकि इंडिया के ऊपर अगर आप देखें तो अमेरिका ने अच्छे खासे टैरिफ्स लगाए हैं, ठीक है। तो फिर हम इंडिया को भी कहीं ना कहीं सर्वाइव करना है। देखिए वही रीज़न है जो आपसे मैंने पहले बात की कि उन्होंने $36 ट्रिलियन का डेट उतारना है, तो वो कहाँ से लेकर आएंगे? व्हाई इंडिया? व्हाई इंडिया? आई मीन व्हाई इंडिया पे ही क्यों टैरिफ्स? नहीं, सिर्फ इंडिया पे टैरिफ नहीं लगाया, आप देखें ग्लोबली उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं। सबसे ज्यादा इंडिया बेचारे पे ही लगे। अच्छा, इस पे हम फिर किसी और वक्त जरूर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत एक आप जिसको कह लें कि लेंथी, ऑफ कोर्स वास्ट एक वो है और वो सब है। एग्जैक्टली। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है, अभी आप देखेंगे कि हो क्या रहा है ना, पूरे ग्लोब में एक वो मचा हुआ है कि यार यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। यस, अब रशिया जो है उसने ईरान को सपोर्ट दी है, वो भी ईरान की सपोर्ट में है, चाइना भी ईरान की सपोर्ट में है, और एट द वेरी सेम टाइम जो इंडिया वाला भी सिचुएशन आके यूरोपीय यूनियन और कनाडा भी, यानी वो सब लोग जो हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं उस सारे के सारे पावर शिफ्ट के अंदर। तो वो जो एक यूनिपोलैरिटी वाली बात थी ना, वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ आ चुकी हुई है। लेकिन उसके अंदर दो चीज़ें हैं, चाइना की एक भी मिलिट्री बेस नहीं है दुनिया के अंदर, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। अमेरिका की है, तो सोल सुपर पावर का थोड़ा सा वो अभी तक तो है, लेकिन क्या कहते हैं, चाइना ने कर्जा कोई नहीं किसी का वापस करना या उतारना, यानी चाइना के ऊपर किसी किस्म का कोई डेब्ट नहीं है। यस, तो ये सारा कुछ है। और दूसरी बात ये है कि आप बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे यूनिपोलैरिटी और मल्टीपोलैरिटी की, राइट? तो अभी जो आप देखें कि मैंने आपसे बात की कि अमेरिका सिर्फ क्रूड ऑयल के पीछे नहीं है, टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारी सारी की सारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है ना वो इस टाइम पे बेस कर रही है। अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड इस टाइम पे एक बर्फीला सा इलाका है, ठीक है, जिसकी अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो बेसिक उसका वो है, ठीक है, उसकी वजह से अभी उसकी आइस सिर्फ मेल्ट होनी स्टार्ट हुई है। तो अमेरिका ने उसको टारगेट कर लिया है, क्योंकि उसको पता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं जो चिप्स में यूज़ होते हैं। Yes. पहले तक ये चल रहा था कि चाइना जो है वो इन्वेड करने जा रहा है ताइवान को, क्योंकि वो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है चिप्स का, ठीक है। लेकिन अब चाइना ऐसा कुछ नहीं करा। अब चाइना ने क्या किया, अब वो किसी को और तरह से उसको कंट्रोल करने के बारे में सोच रहा है। अब वो उसको इन्वेड नहीं करेगा। अमेरिका ये चाहता है कि चाइना के अंदर जो सबसे बड़ी कंपनी है चिप्स की, वो उसको किसी तरह या तो उसको तबाह कर दे या वो उसको उठा के अमेरिका में शिफ्ट कर दे, ताकि वो चाइनी। और उसके अंदर आप देखें, और सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक ट्विस्टिंग पॉइंट है ना, वो ये है कि सिलिकॉन तो चाइना प्रोवाइड कर रहा था उन चिप्स के लिए, चिप्स का, हाँ, ठीक है। तो वो जहाँ पर भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात आ रही है, और वो आ रही है क्योंकि आप देखें कि चिप्स, आपका डेटा, ठीक है, आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स और आपका ऑयल, ये जो चार चीज़ें हैं ना, ये मिल के आपकी पावर को डिसाइड करें। और आपकी पावर जो है वो डिसाइड कर रही है कि आपने दुनिया ने यानी किस तरफ जाना है। तो आप कह रही हैं कि यूएस सिर्फ क्रूड ऑयल के पीछे नहीं है, तो फिर वेनेजुएला में क्या हुआ? वेनेजुएला में रेयर अर्थ एलिमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ मैंने कहा सिर्फ तेल के पीछे नहीं है, तेल के साथ साथ और भी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी बेसिक। तो आप देखें इस टाइम पे हमारा, आप इकोनॉमी उठा के देख लें, आप पॉलिटिक्स उठा के देख लें, आप कुछ भी उठा के देख लें, हर चीज़ टेक बेस्ड है। तो जो है वो टेक के अंदर एक्सीलेंट होगा वो जीत जाएगा, और जो नहीं होगा वो पीछे रह जाएगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जिसमें मैं समझती हूँ कि लोगों को इस चीज़ को बहुत सीखने की ज़रूरत है। हमारा तो रोटी कपड़ा मकान ही पूरा नहीं हो रहा, हम तो अपने बेसिक से ऊपर नहीं उठ रहे। यस, ठीक है, हम आज तक यही हम बात कर रहे थे कि हम तो ये नहीं समझ पा रहे कि हमने पढ़ाना क्या है, ऐसे ही है कि हमने करना क्या है। तो हम मशीन लर्निंग और ये तो बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। फिर सर्विलेंस बहुत मैटर करती है ना,
हमारे यस, पास अभी तक ऐसे हम जो है वो एल्गोरिदम्स नहीं बना सके कि हम अपनी क्लाइमेट सर्वेलेंस खुद कर लें। बिल्कुल। वो उसके लिए हम डिपेंड कर रहे हैं चाइना के ऊपर, जी, यूएस के ऊपर, वेस्ट के ऊपर। हम क्या कर रहे हैं? यानी हमारे क्लाइमेट तक को वो देखें आप, सर्वेलेंस जो है वो एग्जैक्टली हम खुद दूसरी नहीं जगह कर से पा लेनी रहे। पड़ रही है। बिल्कुल। अच्छा, एआई जो है इतना कॉमन होता जा रहा है, तो क्या ये भी वॉर्स कराएगा कल को बिल्कुल जाके? करवाएगा। आप देखें कि जो अभी डीप फेक, अगर आपने सुना हम्म, हुआ, एआई जनरेटेड प्रोपोगेंडाज हैं, हम्म, ठीक है, जो अभी इन फ्यूचर और नियर फ्यूचर भी हमें देखने को मिलेंगे। अभी भी हम देखने को मिल रहे हैं। अब आप देखें कि वीडियो आप उठा के देखते हैं, हम्म, यानी जो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए एआई अभी नहीं, उस तरह से फिमिलियर नहीं है वो हम्म, एआई के साथ। उन्हें तो नहीं पता कि क्या वीडियो आ रही है इंटरनेट के ऊपर। हम्म, नॉर्मली स्क्रोलिंग करते हुए मोस्टली कंटेंट जो है वो एआई जनरेटेड है, यस, ठीक है। उन्हें पता ही नहीं, वो कहते हैं वो ऐसे हो गया, हमने हम्म, इस तरह से देखा, इस तरह से देखा, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, और उनको ये बात पता ही नहीं है। हम्म। अभी तो बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि इस बात की अंडरस्टैंडिंग हमारी यूथ में और लोगों में आ गई है, पर अभी टाइम लगेगा। बिल्कुल। अभी टाइम लगेगा हमें उन चीज़ों को समझने में, चीज़ों के साथ कोप अप करने में, खड़ा होने में, सब में। लेकिन एज पाकिस्तानीज हमारा क्या रोल है कि हम पाकिस्तान को किस तरह से उसके पावर्स को रेज कर सकते हैं, उसके बार्स को रेज कर सकते हैं, या अपना स्टैंडर्ड एटलीस्ट वो हम बढ़ा सकते हैं। सैना, मैं फिर से यही बात कहूँगी कि एजुकेशन इज़ द की फॉर यस। दैट, ठीक है। और टेक एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, उसके लिए आपको सिर्फ आईटी की फील्ड में जाने की भी वो नहीं है कि अभी हम्म, आपने अब मैं अगर कह रही हूँ कि टेक एजुकेशन, दैट डजंट मीन कि जी अब आप बीएसआईटी ही करने चले जाएं, और ये हम्म, वाला मतलब आप सेल्फ एजुकेट करें ना खुद को, हम्म, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि पढ़ें, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। अभी तो गूगल आप देखें कि सर्टिफिकेशंस ऑफर कर रहा है, यस। ठीक है। और कितनी और कंपनीज हैं जो अच्छा, मजे की बात ये सारी पेड भी नहीं है, पेड बहुत भी सारी नहीं है, फ्रीज फ्री हैं। में। और यूट्यूब पे आप देखें कोर्सेज फ्री पड़े हुए हैं, हम्म, जिन्होंने सीखना है वो वहाँ से सीख सकते हैं। हम्म। तो ये बेसिक्स अच्छा, है। तो एजुकेशन के साथ साथ स्किल कितना इम्पोर्टेंट है? देखें, ये इसी तरह ही है जैसे एक टांग के साथ दूसरी टांग इम्पॉर्टेंट है। आप एक टांग पे तो नहीं चल सकते ना। ट्रू। तो ये इसी तरह ही है। अगर आपके लिए एजुकेशन, क्योंकि स्किल बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन का नाम है। स्किल हम लोगों ने ना स्किल को बिल्कुल एक कैप्सूल में बंद किया हुआ है, हम्म। ठीक है। तो स्किल उस तरह से हमारे है यहाँ नहीं स्किल ना। आज भी वही है कि कारपेंटर है तो वो स्किल है, हाँ, पेंटर है तो वो और आप स्किल देखिए है। हम उन बेचारों की इज्जत ही नहीं कर रहे होते। आप अल्लाह के, देखें, उनके बगैर उनके हम कुछ बगैर भी नहीं हमारा है। गुजारा नहीं है, ट्रू। ठीक है ना। तो मेरा मानना ये है। और फिर दूसरी सबसे जो गलत वहाँ पर एक चीज़ आ जाती है ना, मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर, वो ये होती है कि डिग्री है बहुत अच्छी बात है, अगर स्किल नहीं है तो वो कोलैप्स कर जाता है। दैट्स ट्रू। और अगर स्किल है, डिग्री नहीं है, तो बहुत सारी जगहों पर वो चीज़ ख़राब हो रही होती है। तो मेरा ख्याल ये है कि दोनों को पैरेलल चलाएं, ताकि सोसाइटी जो है वो किसी एक मकाम पर पहुंच सके। हम आज बीइंग से पाकिस्तानी किसी एक जगह पर तो पहुंचे, हम कहाँ क्या कर रहे हैं, हमें कुछ यू नो आज से चंद साल पहले हम देखते थे कि हमारे फादर्स जो थे वो एक काम कर रहे होते थे, उसमें सेटिस्फाई होते थे, पूरी खानदान जो है वो पूरी फैमिली को एक यूनिट की तरह लेके वो बड़े अच्छे से चल रहे होते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोग लिटरली जॉब्स भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, 10-10 काम एक साथ कर रहे हैं, स्टिल आई वुड से पूरा नहीं हो रहा। क्या ये बरकत का इशू है? अच्छा, नहीं नहीं, इसके अंदर सबसे बड़ा रीज़न तो इन्फ्लेशन है, हम्म, ठीक है। आप देखें कि जब हमारे वालिद एक नौकरी या एक बिजनेस कर रहे थे, तब गोल्ड का रेट क्या था, तब जो थी वो बेसिक्स जो थी वो कितने में क्या हो हम्म। रहा था, और उस हिसाब से उनको गोल्ड आपका बेसिक नहीं है। नहीं नहीं, गोल्ड गोल्ड हमारा आपकी, बेसिक नहीं है, लेकिन गोल्ड डिफाइन जरूर कर रहा है आपकी बाकी हाँ, सारी ऑफ चीज़ों को। कोर्स। पेट्रोलियम एंड गोल्ड जो है नहीं, वही गोल्ड एक डिफाइन लग्जरी करता है। आप इंजॉय कर रहे हो ना। देखिए, हम इंजॉय ज़रूर करें, लेकिन आपको ये आइडिया होगा कि अभी उस टाइम पर अगर आप गोल्ड का रेट 90s की, लेट सपोज, अब मेरी अम्मा बताती हैं, ठीक हम्म, है, कि जो भी जब 90s में उनकी शादी हुई थी, और उस टाइम पर पता नहीं कोई 3,000 या 4,000 रुपए तोला जो था वो गोल्ड था, राइट। 2003 तक तो मुझे याद है कि इट वाज 3500 रुपीज, क्योंकि मैंने उस टाइम पे कुछ वो था तो मुझे उससे याद है, एक अच्छा, ठीक है। एफिलिएटेड चीज है तो ओके मुझे ओके प्राइसेस ओके, उसमें याद राइट। है। तो अब आप 2009 की देखें, अगर मैं बात करूं तो पीक रेट तब गया था, दैट वाज 60,000 एंड एवरीबडी वाज लाइक बहुत और वो महंगा हो कहते थे गया है। एकदम से नीचे आ जाएगा, ये तो रहेगा हाँ, ही नहीं हो ही यहाँ नहीं तक। सकता।
फिर यस अगेन इन 2014 मैं वो साल से बता रही हूँ देखिए जो ये मुझे ग्लोबल याद मार्केट है। के रेट्स हैं, तो Yes. बेसिकली ये हमारे बेसिक्स को डिफाइन उस तरह नहीं से नहीं कर कर रहे, सकते। लेकिन उनके ऊपर इम्पैक्ट जरूर रखते हैं। लेकिन आप ये देखो ना अनिया, तब हम 1 या 2 सूट या सीजन के 5 सूट ले लेते थे, हम बड़े खुश होते थे। अब हम सीजन के कितने अच्छा, कितने सूट ले लेवल रहे ऑफ हैं। सेटिस्फेक्शन भी जैना मैं समझती हूँ चेंज हो गया है। That's आप true. पंजाबी में कहते हैं तुसी रजदे नहीं हो, हाँ, ठीक है, तो वो रजने वाला जो चीज था ना भी वो देखे ना खत्म तब हो गया मेकअप है। भी इतना महंगा नहीं था, अब इतने इतने अभी महंगे आप मेकअप देखें हमें ब्रांड प्रोडक्ट्स से नीचे हैं, बात ही नहीं ना करनी। हमने स्किन केयर भी करनी है, मेकअप भी करना है, जी फिर जी बॉडी जी जी वॉशेस हैं, जी। फेस तो मैं कैसे फिर। समझती हूँ कि जो नेचुरल ब्यूटी थी ना वो हमारी मदर्स जो थी वो नेचुरल ब्यूटी हैं, हम्म, ठीक है, अभी भी है, नेचुरल ब्यूटी एग्जिस्ट कर रही है, पर आप देखें कि वो ब्रांड से नीचे हम मेकअप बात के नहीं नीचे कर छुप रहे। गई है वो नेचुरल ब्यूटी। ये बड़ा एक वो अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन आई एम ऑन द, फिर वही बात कि आपने एजुकेशन जो है वो हासिल करनी है, लेकिन अपने आप को इस चीज़ के लिए कैसे तैयार करें कि हनिया, अगर मैं आपकी बात करूं, हनिया ने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर हनिया बनना बड़ी है। हो गई नहीं, बाय द वे। अगर आप एक छोटी हाँ हनिया को देखो, सोचो अपने टाइम पीरियड में जाओ, और या अब जो बच्चे हैं जेन अल्फा जिनको हम, या जेन जीज जिनको हम कह रहे हैं, उस जेन जी की लाइफ को अगर आप देखो और आप उनको कुछ सजेशन देना चाहो कि भाई मैंने तो ये कर लिया, अब आप अपने आप को देखो, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ज़रूर करो। देखें, मैं बच्चे जो है ना वो खुद से अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, हम्म, चाहे हम अपनी जनरेशन को देखें या चाहे हम जेन अल्फा की जनरेशन को देखें, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर, ट्रू। ठीक है। और यहाँ पर ना हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मसला है कि सारी जिम्मेदारी माँ के ऊपर डाल के तो फ्री हो जाते हैं सब लोग ना, कि माँ ही करेगी एंड ऑल दैट। मैं बेसिकली ये समझती हूँ कि एजुकेशन में और करियर में जो बाप का रोल है ना वो वो सबसे माँ से मेजर है। बहुत ज़्यादा है, हम्म, ठीक है। तो उस तरह से बच्चों के साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, जो कि हमारी अभी अभी जो मैं अपने कोलीग्स को, सीनियर को और उन सबको देख रही हूँ, अपने बच्चों के साथ उनकी है काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उनको पता है कि उन्हें अपने बच्चों को क्या करवाना है, उनकी वो किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी बहुत अच्छा जो है ना, आप कह लें कि इसको टाइम एनवायरनमेंट बन रहा है। इन्वायरमेंट बन रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम डायरेक्टली बच्चों से बात करें तो देखें उन्होंने अभी चेंज होना है, अभी तो ये मेजर शिफ्ट स्टार्ट हुआ है, अभी तो इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग दिखाने हैं और फिर उन्होंने चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी। तो फिर मेरा बस ये है कि चेंज को एक्सेप्ट करें, पहली चीज़ तो ये है, पेरेंट्स को चाहिए कि वो चेंज को एक्सेप्ट करें, जो चीज़ उनके टाइम में हो रही थी वो आगे तो नहीं होगी, ट्रू। ठीक है, इसको बड़े खुले और बड़े दिल के साथ एक्सेप्ट करें। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को प्रेशराइज ना करें किसी भी तरह से, उन्होंने करना है, उनको बताएं कि भाई ये बेसिक्स हैं, उन्हें पहली एक बिग पिक्चर ड्रॉ करके दिखाएं, छोटे छोटे उसके ऊपर उनको मत रखें कि आपने ये करना है, ये एक्सपेक्टेशन है, ये उन्हें बिग पिक्चर ड्रॉ करके दिखाएं ताकि उन्हें पता हो कि व्हाट दे एक्चुअली आर गोइंग टू डू। और प्लीज उनको ना आउटर वर्ल्ड भी दिखाएं ताकि पता हो कि दैट्स क्या व्हाई हो आई रहा है। सेड बिग पिक्चर ड्रॉ यस, करके दिखाएं ताकि उन्हें थैंक ये यू पता हो। सो मच हनिया फॉर थैंक यू सो कमिंग एंड मच। गिविंग योर टाइम, और बड़ा मज़ा आया आपसे बात थैंक यू सो करके। मच। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट। और इसमें हमने बड़ी छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बड़ी मेजर चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हैं, जिनमें अगर आप अपने आप को, अपने बच्चों को, या अपनी एक समझो नस्ल को संवारना चाहते हो, तो आपने उस पर कैसे काम करना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, किस तरह से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और हाँ, जैसे हनिया ने कहा, बाप का किरदार बहुत ज़रूरी है। अभी भी अगर मैं अपनी सोसाइटी की बात करूं, मर्द ही 99% हाउस होल्ड को हैंडल भी कर रहे हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से। लेकिन आज का बच्चा पढ़ नहीं रहा, लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, लड़के उस तरह से नहीं पढ़ रहे। तो प्लीज़ अपने बच्चों पे ज़रा एक फ़ोकस करें, उनसे के साथ इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाएं कि वो आपको बता सके कि वो क्यों नहीं पढ़ रहे। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़, अंटिल नेक्स्ट टाइम।